नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एकल फेज प्रेरण मोटर के बारे में। जैसा कि आप सभी को पहले से पता, अगर नहीं पता तो जान लीजिए। हमारे आईटीआई सेकेंड ईयर वाले की एग्जाम की डेट आ गई, जो कि नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले में। ऐसे में हमारे पास बहुत कम समय बचे हैं एग्ज़ाम की तैयारी करने में। इसलिए मैं आप सबके लिए डेली इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का एक वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड और क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन वही होंगे जो बार बार एग्जाम में आते हो, आगे इनके आने के ज़्यादा चांसेस हैं। और ये जो वीडियो है वो ना कि आईटीआई बल्कि इलेक्ट्रीशियन, जितने भी इलेक्ट्रीशियन से संबंधित पेपर है, जैसे कि डीएमआरसी, एलएमआरसी, डीआरडीओ और यूपीपीसीएल, विशेषकर आईटीआई यूपीपीसीएल विशेषकर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बस आप पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आप सभी को एकल फेज प्रेरण के मोटर के बारे में कुछ परिचय करा देते हैं। अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हैं तो आप वीडियो को आगे कर कर आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एकल फेज प्रेरण मोटर की परिचय। अगर आप कुछ नहीं जानते हो तो आज की वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो बात करें इसके परिचय की, तो दोस्तों, एकल फेज प्रेरण मोटर में घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए कम से कम 2 फेज सप्लाई की आवश्यकता होती है। इसी कारण से मोटर स्वयं चालू होती है। यानी कि जो एकल फेज प्रेरण मोटर होता है, उसमें जो घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न किया जाता है, उसके लिए 2 फेज सप्लाई के लिए होना अति आवश्यक है। और फिर आगे देखें तो इसी कारण से मोटर स्वयं चालू होती है। एकल फेज प्रेरण मोटर की संरचना 3 फेज मोटर के समान होती है। नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। एकल फेज मोटर की संरचना जो होती है वो 3 फेज प्रेरण मोटर की समान होती है, लेकिन इसमें 3 फेज बाइंडिंग के स्थान पर 1 फेज बाइंडिंग स्थापित की जाती है। यानी कि जो 3 फेज मोटर होते हैं उसमें 3 फेज बाइंडिंग स्थापित की जाती है, और एकल फेज प्रेरण मोटर में 1 फेज बाइंडिंग स्थापित की जाती है। और साथ ही साथ यह लो वोल्टेज यानी कि 230 वोल्ट पर कार्य करती है। सिंगल फेज प्रेरण मोटर 230 वोल्ट पर कार्य करती है। और अब आगे बढ़े तो आगे है, एकल फेज प्रेरण मोटर की स्टेटर पर स्टार्टिंग तथा रनिंग 2 प्रकार की बाइंडिंग होती है। नोट कर लीजिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एकल फेज प्रेरण मोटर में 2 बाइंडिंग होती है, एक होती है स्टार्टिंग और एक होती है रनिंग, स्टेटर पर जो बाइंडिंग होती है। फिर आगे है, एकल फेज प्रेरण मोटर को स्वचालित बनाने के लिए इसकी स्टार्टिंग तथा रनिंग निम्न विधियों द्वारा किया जाता है। यानी कि एकल फेज प्रेरण मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए कई सारी विधियां होती है, उन्हीं को लागू करके मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है। तो जो विधियां वो 3 प्रकार की विधियां होती हैं। एक होती है फेज स्प्लिटिंग विधि, और दूसरी जो होती है वो कैपेसिटर के प्रयोग द्वारा, और तीसरी जो विधि है वो शेडिंग पोल विधि द्वारा। और अब आइए सबसे पहले देखते हैं स्प्लिट विधि। तो इस विधि में जो होता है, एक फेज को अलग करके 2 फेज बनाया जाता है। इससे क्या होता है, स्टेटर पर एक बाइंडिंग के अतिरिक्त एक अन्य बाइंडिंग स्थापित की जाती है, जिससे स्टार्टिंग बाइंडिंग कहते हैं। और इस विधि का जो उपयोग किया जाता है वो स्प्लिट फेज मोटर में किया जाता है। जब एक बाइंडिंग को अलग कर कर हम 2 बाइंडिंग स्थापित कर देते हैं तो वहाँ पर हमारी 2 बाइंडिंग हो जाती है, और जो मोटर में चुंबकीय उत्पन्न किया जाता है वो उसके लिए 2 फेजों का होना अति आवश्यक होता है। ऐसे में जब हम 2 बाइंडिंग स्थापित कर देते हैं एक को अलग करके, तो 2 बाइंडिंग हो जाती है वहाँ पर, और घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि हमारा मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, और आज की वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे बढ़े तो आगे है कैपेसिटर की प्रयोग द्वारा। कैपेसिटर की प्रयोग द्वारा हम मोटर को कैसे सेल्फ स्टार्ट बना सकते हैं। तो जो है, एकल फेज प्रेरण मोटर में कैपेसिटर के प्रयोग से स्वचालित बनाया जा सकता है। कैपेसिटर युक्त एकल फेज मोटर को कैपेसिटर प्रेरण मोटर कहा जाता है। इससे संबंधित और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हम आगे आपको वीडियो में डिस्कस करेंगे। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है कि आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। फिर आगे जब बढ़े तो तीसरी जो विधि है वो है शेडिंग पोल विधि द्वारा।
अब बात करें इस विधि में उसके सिरों पर रिंग स्थापित करके फेज को विभक्त यानी फेज को अलग किया जाता है। इससे मोटर में एक प्रारंभिक टार्क उत्पन्न हो जाता है जो मोटर को चालू कर देता है। इसका उपयोग शेडेड पोल मोटर में किया जाता है। यहाँ नोट कर लीजिएगा, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसका जो उपयोग किया जाता है शेडिंग पोल विधि का शेडेड पोल मोटर में किया जाता है। अब आइए दोस्तों, इससे संबंधित हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अगला प्रश्न, अब आज बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में सभी एकल फेज मोटर किस आवृत्ति पर प्रचालित के लिए बनाए जाते हैं? यानी कि भारत में जो सभी एकल फेज मोटर होते हैं वो किस आवृत्ति पर चलाने के लिए बनाए जाते हैं? तो ऑप्शन है, चार ऑप्शन है आपके सामने। हर एक प्रश्न के लिए आपको 3 सेकंड का समय मिलेगा। आप उसका राइट आंसर, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50 हर्टेज और +-5 हर्टेज। यानी कि 50 हर्टेज मोटर पर बनाए जाते हैं चलाने के लिए और 5 हर्टेज यानी कि आगे और पीछे, यानी 55 भी हो जाएगा तब भी चलेगा और 45 हर्टेज भी हो जाएगा तब भी चलेगा। इसीलिए फिर बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में एकल फेज मोटर किस वोल्टेज पर प्रचालित करने के लिए बनाए जाते हैं? यानी कि उस वाले प्रश्न में पूछ रहा था हर्टेज पर, फ्रीक्वेंसी जिसे हम कह सकते हैं, और यहाँ पूछ रहा है वोल्टेज। तो ये रही आपके सामने 4 ऑप्शन और इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आशा करता हूँ आपको सभी बच्चों का इसका राइट आंसर मालूम होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, 220 और +10 वोल्ट। यानी कि 220 तो रहेगा और साथ अगर 10 वोल्ट ज़्यादा भी हो जाता है तब कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 230 वोल्ट तक आराम से चल सकते हैं। बढ़ते ही अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगामी एग्जाम जैसे कि विशेषकर यूपी पीसीएल और आईटीओली एग्जाम को देखते हुए सभी क्वेश्चन बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, सिंगल फेज मोटर में प्रारंभिक वाइंडिंग भी संयोजित यानी कि अलग होने के पश्चात मोटर केवल चलती है रनिंग बाइंडिंग पर, ऑप्शन नंबर बी स्टार्टिंग बाइंडिंग पर, ऑप्शन नंबर सी स्क्वायरल केज बाइंडिंग पर, ऑप्शन नंबर डी कैंपेसेंटिंग बाइंडिंग पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ये वाला आईटीआई के एग्जाम में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रनिंग बाइंडिंग पर चलती है। यानी कि जो सिंगल फेज मोटर होती है अगर उसकी प्रारंभिक बाइंडिंग खुल जाए, कुछ ही कारण कुछ टूट जाए, कुछ भी हो जाए, तो जो मोटर है वो रनिंग बाइंडिंग पर चलती रहेगी। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा प्रश्न बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा और इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। प्रश्न क्या है, स्प्लिट फेज मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग रनिंग तथा स्टार्टिंग दोनों बाइंडिंग को लाइन के किस क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि संयोजित किया जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप पढ़ के अच्छे से राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको और समय चाहिए 3 सेकंड से ज़्यादा तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर में किस प्रकार का रोटर लगा होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर होती है उसमें जो रोटर होता है वो किस प्रकार का रोटर लगा होता है? तो राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्क्वायरल केज प्रकार का रोटर लगा होता है स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर में। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर में स्थापित बाइंडिंग एक दूसरे के कितने अंश पर स्थापित की जाती हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90 अंश पर स्थापित की जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर कितने एचपी यानी कि हार्स पावर, जिसका पूरा नाम हो जाएगा हार्स पावर
तक बनाए जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं कितने बच्चों का इसका राइट आंसर मालूम है पहले से। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर हमें पहले से मालूम है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, 0.5 HP। और 1 HP बराबर 746 वाट होता है मेट्रिक में, और ब्रिटिश में बात करें तो 1 HP बराबर 735 वाट होता है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्प्लिट फेज पेरड़ मोटर का पावर फैक्टर कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.3 से ले 0.4 लगभग यही होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कैपेसिटर पेरड़ मोटर की स्टार्टिंग बाइंडिंग के किस क्रम में कैपेसिटर जोड़ा जाता है? यानी कि जो कैपेसिटर मोटर होती है उसमें जो कैपेसिटर जोड़ा जाता है वह बाइंडिंग के किस क्रम में जोड़ा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। एकल फेज कैपेसिटर स्टार्ट छोटी मोटर में प्रयुक्त कैपेसिटर का मान कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, यूपी पीसीएल के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 माइक्रोफैरड से कम होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। एक सचल विद्युत, यहाँ पर सॉरी दोस्तों थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पर ब्लोअर था, में सामान्यतया किस प्रकार की मोटर प्रयोग की जाती है? एक बार प्रश्न फिर से सुन लीजिएगा। एक सचल विद्युत ब्लोअर में सामान्यतया किस प्रकार की मोटर प्रयोग की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। ये वाला प्रश्न बहुत ही बड़ा है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को। प्रश्न है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की स्टार्टिंग बाइंडिंग में से प्रवाहित होने वाली धारा बाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जुड़े कैपेसिटर के साथ आरोपित वोल्टेज के लगभग कितना यानी कि अग्रगामी पश्चगामी होती है? तो फटाफट इस वाले प्रश्न का राइट आंसर बताइए दोस्तों। जितने भी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर बी दे रहे हैं बिल्कुल गलत है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 अग्रगामी होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में लगा सेंट्रीफ्यूगल स्विच मोटर पर अंकित घूर्णन गति का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्राप्त कर लेने पर ऑफ हो जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को इसका राइट आंसर जरूर मालूम होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, 75% गति प्राप्त करने के बाद जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होती है वो कट कर जाती है। अगला प्रश्न है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में उत्पन्न टार्क किसके अनुक्रमानुपाती होता है? ऑप्शन नंबर ए, रनिंग बाइंडिंग की धारा के, ऑप्शन नंबर बी, स्टार्टिंग बाइंडिंग की धारा के, ऑप्शन नंबर सी, स्टार्टिंग रनिंग तथा स्टार्टिंग बाइंडिंग के बने मध्य कोण, और ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा रनिंग तथा स्टार्टिंग बाइंडिंग के मध्य बने कोण, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कैपेसिटर मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग नहीं किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थाई कैपेसिटर मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग नहीं किया जाता है। बाकी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में किया जाता है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में किया जाता है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मोटर में दो कैपेसिटर का समांतर युग में प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में।
अगला प्रश्न है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की घूमने की दिशा को कैसे बदला जा सकता है, यानी कि जो उसको घूर्णन गति होती है उसको कैसे बदला जा सकता है। बहुत ही इजी प्रश्न है ये वाला। जितने भी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर सी दे रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। या तो मेन बाइंडिंग को या तो एक्सिलरी बाइंडिंग के जो टर्मिनल होते हैं उनको आपस में इंटरचेंज करके, यानी कि अदला बदली करके जो मोटर की घूर्णन गति है उसको बदल सकते हैं। अगला प्रश्न है, घरेलू रेफ्रिजरेटर में कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये यूपी पीसीएल के एग्जाम में कई बार रिपीट वाला प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, सिंगल फेज पेरड मोटर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रत्यावर्ती मोटर है। बहुत ही इजी प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सल मोटर और कैपेसिटर स्टार्ट स्प्लिट फेज मोटर दोनों जो है वो प्रत्यावर्तक मोटर हैं। अगला प्रश्न है, अस्थाई कैपेसिटर मोटर कितना प्रतिशत गति पर अधिकतम टार्क प्रदान करता है, यानी कि जो अस्थाई कैपेसिटर मोटर होता है वह कितने प्रतिशत गति पर अधिकतम टार्क प्रदान करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 80% जो गति प्राप्त कर लेने पर कैपेसिटर मोटर जो होती है अस्थाई कैपेसिटर मोटर वह अधिकतम टार्क प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, वाइंडिंग मशीन में निम्न में से कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये वाला भी एग्जाम में आने के बहुत चांस है इस वाले प्रश्न के। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो होती है, जो बाइंडिंग मशीन होती है, जो बाइंडिंग करने की जो मशीन होती है उसमें कैपेसिटर स्टार्ट मोटर को प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर पेरड मोटर का स्टार्टिंग टार्क होता है, यानी कि जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होता है पेरड मोटर का स्टार्टिंग टार्क होता है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम होता है। अगला प्रश्न है, यदि आपूर्ति वोल्टेज को निर्धारित मान से कम कर दिया जाए तो अस्थाई कैपेसिटर मोटर की जो घूर्णन गति है वो क्या हो जाएगी, यानी कि जो अस्थाई मोटर है उसको जो हम इनपुट सप्लाई देते हैं उसको अगर हम कम कर देंगे तो मोटर की जो घूर्णन गति में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए, जो ऑप्शन नंबर ए गति बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी घट जाएगी, ऑप्शन नंबर सी शून्य हो जाएगी और ऑप्शन नंबर डी अत्यधिक बढ़ जाएगी। तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल इजी एकदम है, घट जाएगी, क्योंकि जब उसको वोल्टेज अगर हम कम कर देंगे तो जो उसकी घूर्णन गति है वो घट जाएगी। अगला प्रश्न है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में प्रयुक्त कैपेसिटर किस प्रकार का होता है। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोप्लेटिक कैपेसिटर होता है। अगला प्रश्न है, किसी अस्थाई कैपेसिटर मोटर की घूर्णन दिशा को कैसे बदला जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, सहायक बाइंडिंग के सिरों को बदलकर आपस में जो अस्थाई मोटर होती है उसकी घूर्णन गति को बदला जा सकता है। दोस्तों ये थे सिंगल फेज मोटर से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके से मैंने डिस्कस किया। आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सल मोटर, रिपल्सन मोटर और स्टेपर मोटर के बारे में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।